हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है डिपेंड है लेजर वाली जो यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है। अगर आपने वो कर लिए पढ़ लिए पूरी, तो उसके न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से करेंगे उसके पूरे फॉर्मूले की लिस्ट मैंने एक जगह कंपाइल कर ली है और उन्हीं फॉर्मूले की लिस्ट को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आप अपने एक न्यूमेरिकल की सेपरेट कॉपी बना लें और उस पर नोट डाउन कर लें। और उसके बाद वन बाय वन जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनमें इन्हीं फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि लेजर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में रहेंगे उनको करने के लिए हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ लेजर पल्स का, तो लिख देता हूं मैं इसको। एनर्जी ऑफ लेजर पल्स जो है, इसको अगर मैं ई लेटर से शो करूं तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस जितने भी प्रेजेंट रहेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, क्योंकि फोटॉन्स की संख्या कई हो सकती है। तो एक फोटोन की एनर्जी जो कि एच न्यू होती है, हम सभी जानते हैं। और मान लेते हैं कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ आयंस की संख्या एन है और एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगा ये क्या बनेगा? E इक्वल टू एन एच न्यू। और एन एच न्यू में भी हम जानते हैं, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन एच न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को, अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो ये डायरेक्ट यूज करें, एनर्जी दी गई है तो एनर्जी इंटू एन करें, और अगर वेवलेंथ के टर्म्स में वैल्यूज दी गई हैं तब एनर्जी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर लेंगे तो ये है मोमेंटम के लिए। तो फोटोन के मोमेंटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू का। नॉर्मली एक फोटोन की जो एनर्जी होती है एच न्यू होती है, और मोमेंटम के लिए यहां पर हम क्या जानते हैं? ये होता है सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा जो है, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम इस लैम्डा की वैल्यू जानते हैं, ये होती है एच सी। लैम्डा होता है एच अपॉन पी, तो पी ऊपर आ जाएगा। तो इस पी को यहां पर हम मोमेंटम कहेंगे। तो मोमेंटम की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? अगर मैं इन दोनों का रिलेशन यहां पर लिखूं मोमेंटम के लिए, तो H से H कैंसिल हो रहा है, प्लैंक कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है, तो C इंटू पी है, तो P बराबर क्या बन जाएगा? यहां पर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी E बाई सी। यानी कि जो एनर्जी दी गई है उसको अगर हम लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक फोटोन के मोमेंटम की यहाँ पे बात हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर लूं, यानी कि अगर एनर्जी नहीं दी गई है और वेवलेंथ दी गई है, तो उस केस में कैसे इस फॉर्मूले को लिखेंगे? तो इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां पर, तो ये P की, देखिए H से H हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और C से C कैंसिल हो रहा है, तो P बराबर क्या बन रहा है? H अपॉन लैम्डा। यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से ले सकते हैं, इसको कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो P बराबर एच अपॉन लैम्डा। ये उस केस में होगा जब मोमेंटम निकालने के लिए आया है लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है वेवलेंथ। यहां पर मोमेंटम निकालने के लिए आया है मगर क्वेश्चन में दी गई है एनर्जी। तो दो तरीके के फॉर्मूले मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मली इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूले का ही। इसी फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है हम जानते हैं न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। तो न्यू बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? ई अपॉन
एच का फॉर्मूला बना। अब कई बार न्यूमेरिकल में जो ये एनर्जी होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, लेजर पढ़ चुके हैं, दो एनर्जी लेवल का हो सकता है वहां पे डिफरेंस दिया गया हो, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए दो एनर्जी लेवल दे रखे हैं, उनकी एनर्जी E1 E2 के फॉर्म में दी है, तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है यही हमारा E होता है। तो ये इस तरीके से यूज किया जाएगा। और ये भी आप ध्यान रखें कि जो H है हमारा वो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट की किसी किसी बुक में 6.62 के टर्म्स में वैल्यू है, किसी में 6.63। आप दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आता है। जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा है वो है पॉपुलेशन रेशियो के लिए। अब पॉपुलेशन रेशियो निकालने के लिए जब भी इसको निकाला जाता है तो N2/N1 जो पॉपुलेशन रेशियो है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है N2/N1, जहां पे N2 क्या है, जो हमारा हायर एनर्जी स्टेट है वहां के एटम्स की संख्या है, और N1 जो है ये पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट की, यानी कि ग्राउंड स्टेट के जो एटम्स है उनकी संख्या है। तो इसका जो रेशियो होता है ये दिया जाता है एक्सपोनेंशियल की पावर में e की पावर h न्यू अपॉन के टी। तो N2/N1 हमेशा याद रखिएगा e टू द पावर माइनस h न्यू डिवाइडेड बाई के टी। ये अगर h न्यू के फॉर्म में नहीं दिया गया तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस e बाई के टी। तो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में क्या डेटा दिया गया है, उसी के हिसाब से हमें ये वैल्यूज यूज करनी होती है। तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन रेशियो N2/N1। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं इसको। इंटेंसिटी को ध्यान रखिएगा ब्राइटनेस के नाम से भी जानते हैं। तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लेजर बीम। तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस आई लेटर से अगर इसको हम दिखाएं तो ये रेशियो है हमारा पावर अपॉन एरिया का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जो एरिया है ज्यादातर हम पाई आर स्क्वायर के टर्म्स में लेते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। किसी किसी केस में ये जो एरिया है हमारा वो डिपेंड करता है कि वहां पे अपर्चर किस तरीके का दिया गया है, यानी कि लेजर लाइट जहां से बाहर निकल रही है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि स्फेरिकल सरफेस है या नॉर्मल सर्कुलर एरिया के फॉर्म में हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा, तो हम आगे जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर स्प्रेड का फॉर्मूला। अब यहां पर एंगुलर स्प्रेड को पहले देख लेते हैं, वैसे हमने लेक्चर्स में डिटेल में समझा हुआ है। तो एंगुलर स्प्रेड डेल्टा थीटा लेटर से शो की जाती है। ये है क्या एंगुलर स्प्रेड? तो अगर मैं यहां पर कहूं कि कोई लेजर लाइट है, इस तरीके से बीम निकल रही है, ये वो जगह है जहां से लेजर लाइट बाहर आ रही है। ये जैसे अगर मैं कहूं कि ये लेजर पॉइंटर है तो यहां से लेजर लाइट बाहर आ रही है, तो ये जो पोर्शन है इसका जो ये अपर्चर होता है ये अपर्चर डायमीटर डी कहलाता है। ठीक है, और जहां से ये डाइवर्ट होना शुरू हो रही है, डिफ्रैक्ट होना शुरू हो रही है, क्योंकि डिफ्रैक्शन हम जानते हैं ये एंगल थीटा डिफ्रैक्शन एंगल होता है, और यहीं से जो हमारा स्प्रेड है स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं एंगुलर स्प्रेड। तो इसी थीटा की वैल्यू को जो हमारी एंगुलर स्प्रेड कहलाती है, इसको निकालने के लिए जो ये वेवलेंथ होगी, मान लेते हैं कि जो लाइट बाहर निकल रही है लेजर से वो कोई गिवन वेवलेंथ लैम्डा है। तो यहां पर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डी। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई बुक्स में आप यहां पर देखेंगे फॉर्मूला यूज किया जाता है डेल्टा थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली ये 1.22 टर्म हम यहाँ पर क्यों लिख देते हैं, या ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है? तो मोर प्रिसाइजली जो कैलकुलेशन है, वैसे तो दोनों से जो
आंसर मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, वो एंगुलर स्प्रेड हमारा क्योंकि अप्रोक्सीमेट होता है और ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर ही आती हैं। तो ये जो फैक्टर यहाँ पे 1.22 का आ गया है, ये क्या है? ये हमारा डिफ्रैक्शन एलिमेंट की वजह से कह सकते हैं। ये जो 1.22 है हमारा, ये कहां से आया है? डिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। तो जब हम उसकी एक प्रिसाइज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम डिफ्रैक्शन मेजरमेंट भी कह सकते हैं। ये 1.22 जो वैल्यू है, ये फर्स्ट मिनिमा का, अगर आपने डिफ्रैक्शन पढ़ रखा है या आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां से हम जानते हैं डी साइन थीटा इक्वल टू होता है एम लेमडा के लिए। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन के लिए जब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को अगर देखें, तो ये जो एम की वैल्यू यहाँ पर जो ये फैक्टर बनेगा डिफ्रैक्शन के लिए, तो ये फैक्टर की वैल्यू डिफ्रैक्शन के अलग अलग एंगल के हिसाब से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1.22। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एंगुलर स्प्रेड इक्वल टू इतना। तो ये जो डी है यहाँ पर, जो हमारी अपर्चर की वैल्यू है, तो जो एरी डिस्क होती है या सर्कुलर अपर्चर जहां पे हमें मिलता है, वहां पे इसको ऐसे भी कह सकते हैं। स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन ही कर रखा हो कि एरी डिस्क है या सर्कुलर अपर्चर है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज करें, अदरवाइज आप इसको यूज करें। और वैसे अगर आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो एक्यूरेट ही माना जाएगा। फिलहाल हम ज्यादातर अपने न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा एरियल स्प्रेड का। अब एरियल स्प्रेड, इसको एक्सियल स्प्रेड के नाम से भी कई बार पूछा जाता है। तो एरियल स्प्रेड जो होगी, इसको हम ए से अगर शो करें तो ये होती है एल इंटू डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एरियल स्प्रेड के लिए यूज किया जाएगा। एल जहां पर ये वो डिस्टेंस है जितनी लेजर लाइट ट्रेवल कर रही है, तो वो लेजर लाइट प्लस सॉरी इनटू डेल्टा थीटा हमारा वैल्यू क्या है? एंगुलर स्प्रेड की वैल्यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर जो वैल्यू होती है, ये एरियल स्प्रेड को या एक्सियल स्प्रेड को डिनोट करता है। वैसे अगर हम और डीप लेजर के फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो एकेटी के हिसाब से यही फॉर्मूला नॉर्मली आपको यूज करना है, बट इनके एंगुलर स्प्रेड और एरियल स्प्रेड के फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वहां पर क्या न्यूमेरिकल में डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो एंगुलर स्प्रेड में एक चीज और बताना मैं चाहूंगा आपको, कि जैसे अगर हम टोटल एंगुलर स्प्रेड की बात करते हैं, कई न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना होता है हमें कि वहां पर एंगुलर स्प्रेड हमें निकालनी है या टोटल एंगुलर स्प्रेड। टोटल एंगुलर स्प्रेड कई बार क्या होता है कि लेजर लाइट यहां से निकली, इस सरफेस पे टकराई और टकरा के वो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी कर रही है, तो यानी कि जो टोटल होगी थीटा दोनों तरफ की ऐड की जाती है, यानी कि ट्वाइस हो जाती है। तो उस कंडीशन में टू डेल्टा थीटा या यहाँ पे कह सकते हैं टू लैम्डा बाई डी का फॉर्मूला यूज किया जाता है। टोटल एंगुलर स्प्रेड उसे कहेंगे। ये किस केस में होगा कि जब वहां पे लाइट गई, टकराई, यानी कि डिफ्रैक्शन का पैटर्न अगर स्पेशली न्यूमेरिकल में मेंशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप टू लैम्डा बाई डी का यूज करते हैं। तो ये जब जहां पर न्यूमेरिकल आएगा इस तरीके का, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट पे। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट का जो डेरिवेशन है, ये आप लोगों ने जो किया था, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वही कई बार न्यूमेरिकल्स में एज डेटा दिया होता है और उसी से हमें निकालना होता है। तो 8th नंबर के फॉर्मूले में हम कह सकते हैं इन ए और बी में हम एक रिलेशन जानते हैं, B12 इक्वल टू B21 होता है। तो एक तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। दूसरा, जो दूसरा रिलेशन होता है उनका A21 वाला, A21
B12 भी लिख सकते हैं, B21 भी लिख सकते हैं। ये होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब। तो दो आइंस्टीन कोफिशिएंट है, एक होता है ए, एक होता है बी। तो ए और बी का जो रिलेशन है वो ये वाला है, ये रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ये डेरिवेशन में भी आपने कर रखा है। और B12 ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, रेट ऑफ ट्रांजिशन है 1 से 2 में और 2 से 1 में, वो दोनों हमेशा इक्वल ही होते हैं। ये हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट के डेरिवेशन में देखा भी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी जिसे हम यू ओमेगा या कई बार कई जगह पे यू न्यू से डिनोट किया गया रहता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यू ओमेगा इक्वल्स टू, मैं ज्यादातर ओमेगा ही मेंशन करता हूं, तो A21 बाई B12 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू माइनस, सॉरी, अपॉन के टी माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये है एनर्जी डेंसिटी। अगर न्यूमेरिकल में डेटा दिया गया है कुछ, जो इनमें वैल्यूज मेंशन है, के जहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, टी टेम्परेचर है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, A21 हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए यूज किए जाने वाला कांस्टेंट है, B12 एब्जॉर्प्शन का हमारा कांस्टेंट यूज किया जाएगा। B12 अगर ये 21 होता तो ये कहलाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन। तो 12 का मतलब है ग्राउंड से ऊपर जा रहा है। अगर 21 लिखा जा रहा है क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं, तो उसका मतलब है कि वो अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा कोरेंस लेंथ का। कोरेंस लेंथ को हम एल सी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो टाइम पीरियड है इसको हम टाउ सी से डिनोट करते हैं इनटू सी। सी जहां पे लाइट की स्पीड है और टाउ टोटल टाइम पीरियड। तो कोहेरेंस टाइम इसको बोलते हैं। यहां से ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कोहेरेंस टाइम अगर निकालने के लिए आ रहा है तो फॉर्मूला सेम ही है। तो ये आएगा एल सी बाई सी। एल सी का मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, ये सी मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सी ये डिनोट कर रहा है सफिक्स में कोहेरेंस लेंथ को। याद रखिएगा, कहीं पे आप कॉपी में जहां पे नोट डाउन कर रहे हैं वहां पे इसको लिख लीजिए। एल सी क्या रेफर कर रहा है? कोहेरेंस लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एल इंटू सी नहीं है, ये एल सी एक ही टर्म है, और ये सी से सी कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये सी अलग है। ठीक है, इसको बड़ा बनाते रहे थोड़ा। तो ये हमारे यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर हमें निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो 12th नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन ए पर्टिकुलर गिवन लेंथ तो अगर मैं इसको एन से डिनोट करूं, स्मॉल एन या कैपिटल एन कुछ भी डिनोट किया जा सकता है, तो ये वैल्यू क्या होगी? जो लेंथ दी गई है अपॉन वेवलेंथ। तो कोरेंस लेंथ क्या होती है? जहां पर उसका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना हुआ रहे। जैसे लेजर लाइट यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही है और इसके आगे मान लीजिए डिफ्रैक्शन होना उसमें स्टार्ट हो जा रहा है, काफी ज्यादा हाई डायरेक्शनलिटी के साथ लेजर बीम ट्रेवल करती है। तो यहां से यहां तक अगर मैं कहूं कि इसका जो फेज है वो बिल्कुल कांस्टेंट मिल रहा है, तो ये कोहेरेंस होंगी आपस में वेव्स। इसके बीच में कई सारी अगर लाइट रे में कंसिडर कर लूं, तो जहां तक कोहेरेंस की प्रॉपर्टी मिलती है वो लेंथ पूरी हमारी कोहेरेंस लेंथ कहलाती है। तो बहुत हाई डायरेक्शनलिटी होती है और ये कोहेरेंस लेंथ किलोमीटर्स में भी हो सकती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का।
तो नेक्स्ट है फॉर्मूला बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये जब हमने लेजर टॉपिक को समझा था तो वहां पर जो किसी भी एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन है, अगर मैं मान लूं कि वो एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन n है, तो उसको देने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए n नॉट e टू द पावर माइनस e अपॉन के टी, इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर n जो है पॉपुलेशन ऑफ गिवन स्टेट है। ये n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है। n नॉट जो है ये पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, और E जो है वो गिवन एनर्जी हो जाएगी K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T यहां पर टेम्परेचर हो। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज भी हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में हमें करना पड़े, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया है। बेसिकली ये हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेशन निकालने के लिए, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन रेशियो निकालना होता है, तो ये जो पॉपुलेशन रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसी फॉर्मूले से, अगर मैं n2 बाई n1 से कैलकुलेट करूं तो यही हमारा रेशियो निकल करके आता है आगे जाके, तो उसको ध्यान में रखना है हमें। तो नेक्स्ट है हमारा बैंड विड्थ का फॉर्मूला। तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला है डेल्टा न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाउ सी। तो अभी हमने देखा था कोरेंस टाइम क्या होता है, तो ये वही है। तो अगर हम 1 अपॉन कोरेंस टाइम कर देते हैं तो वहां से हमें बैंड विड्थ, जिसे हम डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं वो है लाइन विड्थ का। तो ये है लैम्डा स्क्वायर बाई सी इंटू डेल्टा लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बाई सी इंटू डेल्टा न्यू, सॉरी। लाइन विड्थ बेसिकली जब मेंशन हो उसमें हाईली मोनोक्रोमेटिक, हम लोग जानते हैं कि लेजर लाइट है, तो लाइन विड्थ का बेसिकली रिलेशन जो हाई मोनोक्रोमेटिसिटी होती है उसके लिए किया जाता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में दिया गया होता है मेंशन करने के लिए या मेजर करने के लिए कि लाइन विड्थ को कैलकुलेट करिए, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये दोनों वैसे जो फॉर्मूले हैं इस पर बेस्ड AKTU के सिलेबस में कम ही न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल रेयर ही होते हैं, बट फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट है तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लें। तो पहले हमने आज यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट देख ली है, और मोस्टली सभी फॉर्मूले जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं AKTU के और अदर यूनिवर्सिटीज में भी ज्यादातर इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसका पूरा आपने ये एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, या अपनी कॉपी जो अपनी न्यूमेरिकल्स की बनाई है वहां पे आपको लिख लेना है। और हम आने नेक्स्ट जो अपना लेक्चर इसमें देखेंगे उसमें इस लेजर पर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले सालों में जो आए हुए हैं उनको हम एक सीरीज के थ्रू सॉल्व करेंगे, और उनकी जो प्लेलिस्ट होगी वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस करें अपनी कॉपी पे खुद से सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं जब भी इसका नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, उसकी ट्रिक है या तरीका है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या स्टेटमेंट उसमें बनाने चाहिए, क्या छोड़ने चाहिए कि हम जल्द से जल्द एग्जाम में उसको अपीयर कर पाए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लेंदी स्टेटमेंट भी आप बनाएंगे तो भी आपका हो सकता है कि जो टाइम लिमिट है वो 3 घंटे का जो टाइम मिलता है पेपर का, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हो सकता है, कहीं 2 घंटे का मिलता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में वो क्वेश्चन कर भी ले। तो इन सारी चीजों को हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी आज का जो हमारा वीडियो है ये पूरा आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और इसको रिवाइज करते रहना है। तो अगर आपको कोई लग रहा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कोई चीज कोई टॉपिक नया है उसका फॉर्मूला छूट गया, तो प्लीज आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें,
ताकि अदर जो स्टूडेंट्स है उस फॉर्मूले का या उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक पूरा देख रहे हैं शुरू से, तो नीचे कमेंट में आप जरूर इससे रिलेटेड आपने कौन सी नया फॉर्मूला सीखा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था या पढ़ रखा था और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है कि वो फॉर्मूला क्या था, तो उसके बारे में जरूर मेंशन करें। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।